मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत। पिछली क्लास में हम लोगों ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को पढ़ा था और उस सिद्धांत में हमने ये देखा था कि जो उसके विचारक हैं वो ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय है और ईश्वरीय कृति होने के कारण राजा उसका प्रतिनिधि मात्र है, यानी राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। और इस आधार पर राजा निरंकुश बन गया और राजा यदि अत्याचार भी कर रहा है तो निश्चित रूप से ईश्वर ऐसा चाहता है, ऐसा माना गया। और उस सिद्धांत की हमने आलोचनाएं भी पढ़ी काफ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि ईश्वरीय कृति नहीं है बल्कि मानव ने अपने सहयोग और सहभागिता से राज्य को बनाया है। लेकिन उसके बावजूद भी उसका अपना महत्व है, क्योंकि उसने ये बताया कि एक संस्था है जिसका अपना एक संगठन है और जिसमें व्यक्ति को आज्ञा पालन करनी है, और राजा जो भी है या सत्ता जो भी है उसकी आज्ञा का पालन करने से ही राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। उसके बाद में एक दूसरा सिद्धांत आता है, शक्ति सिद्धांत। आज हम इसको पढ़ेंगे। शक्ति सिद्धांत ने ईश्वरीय संस्था नहीं माना राज्य को, बल्कि उसके स्थान पर उसने इसे मानवीय संस्था माना। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य कैसे बना, उन्होंने माना कि राज्य बल प्रयोग से बना है, शक्ति से बना है, और यही राज्य के अस्तित्व का वर्तमान में भी आधार है, ऐसा इनका मानना था। इनका मानना था कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने कमजोर निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया, और जो शक्तिशाली है उसने उन्हें पराजित करके, जो कमज़ोर थे उनको पराजित करके अपने अनुयायी बना लिए, और उन अनुयायियों को अपने अधीन करते हुए जो शक्तिशाली था वो एक नेता बन गया, और जो ये नेता था वो उस जनपद का शासक बन गया। तो इस तरह से विजय और अधीनता की इस प्रक्रिया का अंत उस समय होता है जब विजयी जनपद के पास अपना एक निश्चित प्रदेश हो जाता है। तो कुल मिलाकर के एक राज्य इस तरह से बना। ये जो शक्ति को मानते हैं, शक्ति से राज्य की उत्पत्ति मानते हैं, उन लोगों का मानना है, यहीं से राज्य की उत्पत्ति वो लोग मानते हैं। वोल्टेयर ने कहा कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, यानी उसने युद्ध लड़ा, विजयी हुआ, अपने अनुयायी बनाए और अपने अधीन लोगों को करते हुए एक राज्य को बना लिया। लीकोक के अनुसार हमें राज्य का उद्गम मनुष्य द्वारा मनुष्य के बंदी तथा दास बनाए जाने, निर्बल जनपदों की पराजय एवं पराधीनता और साधारणतया उच्चतर पशुबल द्वारा प्राप्त स्वार्थपूर्ण स्वामित्व में खोजना चाहिए। जनपद से राज्य और राज्य के साम्राज्य का विकास इसी प्रक्रिया का परिणाम मात्र है। तो इस तरह से पूरी तरह से ये मान लिया गया कि जो निर्बल जनपद थे वो हार गए और उनकी पराधीनता ने धीरे धीरे स्वार्थपूर्ण स्वामित्व को मजबूत करना शुरू कर दिया और जनपद से राज्य बनने शुरू हो गए। इसी तरह से ड्रू ने अपनी पुस्तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, राज्य की उत्पत्ति उस समय होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों पर, यानी अपने जो उसके फॉलोअर्स थे उन पर अधिकार जमाकर उस पर अपना शासन लादा होगा। तो इस तरह से युद्ध के माध्यम से, सैनिक कौशल के माध्यम से धीरे धीरे राज्यों का निर्माण हुआ, वो बने, अस्तित्व में आए। अगर हम, बहुत से विचारक कहते हैं कि भारत में भी अगर हम देखें और अगर हम यूनान में देखें तो भारत का उदाहरण लेते हुए लोग कहते हैं जैसे मगध है, कौशल है, अवंती है, यूनान में स्पार्टा है, एथेंस है और अन्य गणराज्य हैं। तो उन्होंने पड़ोसी राज्यों को हराया और शक्तिशाली बन गए। इस तरह से काफ़ी हद तक इसका विकास जो है हुआ। बहुत प्राचीन काल से शक्ति की मान्यता हमको मिलती है। हम सोफिस्ट की विचारधारा को, आप जब थर्ड ईयर में आएंगे तो पढ़ेंगे, सोफिस्ट की जो विचारधारा है उसमें शक्तिशाली को बहुत महत्व दिया गया। अगर हम
कैलिक्लीज की बात करें तो वो कहते थे, उनका मत था कि बलवान की शक्ति ही न्याय और कानून का स्रोत है, विषमता प्रकृति का नियम है और निर्बल की अपेक्षा बलवान श्रेष्ठतम होता है, ये उन्होंने माना। और हम जब प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को पढ़ते हैं और वो न्याय की धारणा की व्याख्या करते हैं तो उसमें एक पात्र लेते हैं, सोफिस्ट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो है थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस क्या कहते थे? वो कहते थे न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यानी शक्तिशाली जो कह रहा है वही न्याय है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात शक्ति के संबंध में हम यूनान में देखते हैं। मध्यकाल में अगर आए तो मध्यकाल में राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के बीच संघर्ष हो रहा था और उस संघर्ष में ईसाई धर्म प्रचारकों ने राज्य का विरोध करते हुए उसे पाशविक शक्ति का परिणाम बताया। पोप ग्रेगरी सप्तम ने 1880 में लिखा, हम में से कौन इस बात से अपरिचित है कि राजाओं और शासकों की उत्पत्ति का संबंध उन क्रूर आत्माओं से है जो परमात्मा को भूलकर उद्दंडता, लूटमार, कपट, हत्या और प्रत्येक अपराध से संसार के शासक के रूप में बुराई का प्रसार करते हुए अपने साथी मनुष्य पर असहनीय अत्याचारों के साथ राज्य करते रहे। तो ये तो प्राचीन बात हो गई। वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में बहुत सारी ऐसी राजनीतिक विचारधाराएं हैं जो शक्ति सिद्धांत को मानती है, जैसे अराजकतावादी का मानना है कि शक्ति राज्य जो है वो शक्ति मूलक संस्था है और इसलिए इसका अंत हो जाना चाहिए। इसी तरह से व्यक्तिवादी जो है वो भी मानते हैं, वो भी राज्य को शक्ति आधारित मानते हैं और राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में संबोधित करते हैं। अगर हम मार्क्सवाद की बात करें या साम्यवाद की बात करें तो उन्होंने भी राज्य को एक शक्ति मूलक या शक्ति आधारित संस्था माना है और इसका विकास पूंजीपति वर्ग द्वारा गरीब या निर्धन वर्ग का शोषण करने के लिए हुआ है। तो कुल मिलाकर के शक्ति आधारित वर्तमान में भी इसको माना जाता है। अगर हम दार्शनिक विचारधारा को देखें तो दार्शनिक आधार पर भी उग्र राष्ट्रवाद और सैन्यवाद का समर्थन करने के लिए शक्ति सिद्धांत को स्वीकार किया गया। ये लोग कहते हैं शक्तिशाली निर्बल पर राज्य करे, ये प्राकृतिक सत्य है। जैसे नीत्शे ने कहा, राज्य आक्रमण और प्रतिरक्षा की सार्वजनिक शक्ति है जिसका मुख्य कार्य युद्ध करना तथा न्याय की व्यवस्था करना है। जर्मन जनरल वॉन बर्नहार्ड का मत है कि शक्ति ही सर्वोच्च सत्य है और इस बात का निर्णय कि सत्य क्या है युद्ध के द्वारा होता है। युद्ध सच्चे निर्णय देता है क्योंकि इससे निर्णय वास्तविक तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो इस तरह से जो सैन्यवाद को मानते हैं, जो राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद को मानते हैं, यहाँ पर हम फिर उदाहरण लेते हैं हिटलर और मुसोलिनी का। जर्मनी और इटली दोनों ने शक्ति को माना है, शक्ति के आधार पर क्षेत्र का विस्तार किया और इसे प्राकृतिक बताया। शक्ति के समर्थक जो विचारक हैं उनमें ओपनहीमर, जैक्स और वार्ड का नाम प्रमुख रूप से आता है। ओपनहीमर के अनुसार राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका जन्म युद्ध के द्वारा हुआ है। चीन के माओ त्से तुंग कहते हैं शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। अब आते हैं शक्ति सिद्धांत के मूल सिद्धांतों पर। क्या कहता है ये सिद्धांत? पहली बात है, राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है, यानी शक्ति से ही राज्य का जन्म होता है और राज्य बलवानों द्वारा निर्बल पर अधिकार और प्रभुत्व का परिणाम है। दूसरी बात कहते हैं, प्रकृति का ये शाश्वत नियम है कि शक्ति ही न्याय है। तीसरी बात कहते हैं, राज्य की आंतरिक शक्ति और बाहरी सुरक्षा बल के प्रयोग से राज्य की शक्ति को बनाए रखा जा सकता है, यानी राज्य की जो आंतरिक शक्ति है और बाहरी सुरक्षा बल है वो अगर बना रहे तो राज्य बना रहेगा। इसके साथ साथ शक्ति का सिद्धांत एक इस आधार पर भी है जिसको हम लोग बहुत साधारण शब्दों में कहें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास शक्ति है राज्य उसी का होगा। तो ये भी इसके माध्यम से हमारे सामने आता है। तो कुल मिलाकर के शक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और वर्तमान में भी, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी हम शक्ति आधारित
स्थितियों को देखते हैं जिसमें हिटलर आते हैं, मुसोलिनी आते हैं और बहुत सारे ऐसे शासक जो बहुत निरंकुश अपने समय में हुए हैं। ऐसे शासकों की चर्चा की जा सकती है और इसीलिए ये माना गया कि शक्ति ही राज्य की उत्पत्ति का आधार है। तो ये सिद्धांत पूरी तरह से शक्ति को राज्य की उत्पत्ति का आधार मानता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये हम जानते हैं कि केवल शक्ति से राज्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। राज्य एक विकासवादी लोक कल्याणकारी संस्था है और इसीलिए इतने लंबे समय तक चला है। यदि ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से शक्ति का सिद्धांत आज भी उस संघर्ष को जन्म दे रहा होता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो इसकी आलोचनाएं भी हम देखेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे। तो केवल राज्य की उत्पत्ति का आधार शक्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि शक्ति सिद्धांत एक बहुत बड़ी भूल ये करता है कि समाज के विकास में जिस वस्तु का स्थान केवल एक तत्व के रूप में, यानी शक्ति एक तत्व मात्र है, उसे हम नियामक नहीं बना सकते। लीकॉक का ये मानना है कि शक्ति सिद्धांत वालों ने इसे एक महान स्वरूप में प्रकट कर दिया। सीले कहते हैं राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति से नहीं हुई, बल्कि विस्तार और क्रम में निसंदेह शक्ति ने हिस्सा जरूर अपना निभाया है। दूसरी बात आती है, शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं है। एक बार हो सकता है कि शक्ति के आधार पर राज्य को संगठित कर लिया जाए, लेकिन स्थायी रूप से राज्य सहयोग की भावना से चलता है, न कि शक्ति से चलता है। गिलक्राइस्ट कहते हैं बाध्यकारी शक्ति राज्य की कसौटी है, परंतु उसका सार कभी नहीं है। यानी स्थायी जो आधार है राज्य का, वो नैतिक बल है, नैतिक शक्ति है, ना कि सैनिक शक्ति है। ग्रीन कहते हैं राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। यानी व्यक्ति ने राज्य में रहना स्वीकार किया, उसकी इच्छा थी, इसलिए राज्य बने हुए हैं। शक्तिशाली ने राज्य को नहीं बनाया। तीसरी जो आलोचना हम कर सकते हैं इसकी, वो है शक्ति सिद्धांत व्यक्ति की हीन प्रवृत्तियों पर आधारित है। यानी कमतर प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में होती है वो शक्ति को ज़्यादा महत्व देता है, वो दूसरों को डराने धमकाने में ज़्यादा आगे रहता है, पाशविक शक्ति में आगे रहता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। हक्सले ने कहा मनुष्य जगत में सहयोग और सहकारिता की भावना प्रमुख है, बल और पशु शक्ति का स्थान गौण है। अगर हम देखें, जीवन में भी देखें, तो हम पाएंगे कि दया, सज्जनता, परमार्थ, स्नेह, सहयोग, ये जो उच्च गुण हैं, इनके आधार पर ही हम आपस में जुड़े रहते हैं, समाज में जुड़े रहते हैं और उसी से राज्य सुचारू रूप से काम करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा अगर हम ये मान लें कि शक्ति ही सत्य है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास शक्ति है वो दूसरे लोगों की स्वतंत्रता को खत्म कर देगा और इसके आधार पर राज्य कभी भी जीवित नहीं रह सकता। जबकि राज्य का अस्तित्व क्यों है? इसलिए है कि वो निर्बल और कमज़ोर या शक्तिशाली और कमज़ोर सभी की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा करे, इसलिए राज्य है, ना कि इसलिए है कि कमज़ोर के अस्तित्व को समाप्त कर दे। अगली जो आलोचना आती है वो है आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। यदि हम शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण मान लें तो हर समय आंतरिक रूप से भी संघर्ष होता रहेगा, गृह युद्ध चलते रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हर समय शक्ति का संघर्ष युद्ध को बढ़ावा देगा। और यदि ऐसा होता तो विश्व में अभी तक 2 महायुद्ध हुए हैं। यदि शक्ति को महत्वपूर्ण मान लिया गया होता तो शायद अभी तक हमारा अस्तित्व खात्मे की ओर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। शांति की स्थापना व्यक्ति का उद्देश्य है। अगला आता है ये परंपरागत जो हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था देखते हैं आज की परंपरा में, उसके बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि शक्ति सिद्धांत में राज्य का आधार शक्ति है, जनमत नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। जबकि आज हम देखते हैं कि प्रजातंत्र में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, जनमत बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पर आज का विश्व काम कर रहा है। तो ये प्रजातांत्रिक मूल्य और परंपराओं के विरुद्ध सिद्धांत है। अगला आता है कि शक्तिशाली या शक्ति शब्द को बहुत स्पष्ट नहीं किया जा सकता। शक्तिशाली बहुत रूपों में हो सकता है, हम शक्ति को बहुत सारे रूपों में देखते हैं। शारीरिक शक्ति के रूप में देखते हैं, कोई बलवान हो सकता है शरीर से। बौद्धिक शक्ति, किसी की बुद्धि बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन नैतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
शस्त्र की शक्ति यानी सामरिक शक्ति किसी की बहुत ज़्यादा हो सकती है, सैनिक शक्ति बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी की संगठन की शक्ति बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो शक्ति की कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं कर सकते हम। आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हम देखते हैं मार्टिन लूथर किंग ने अपनी शक्ति के आधार पर झुकाया। महात्मा गांधी एक बहुत बड़े उदाहरण है विश्व के सामने, जिन्होंने अहिंसा के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन चलाया भारत में, और दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने बहुत सफलता पाई अपनी अहिंसा के आधार पर। तो केवल शक्ति को हम बल, सैनिक शक्ति के रूप में प्रकट नहीं कर सकते, बल्कि ये आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति भी है। तो इसलिए इसका अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के शक्ति का जो सिद्धांत है वो राज्य के बनाए रखने में एक साधन मात्र है। उसको हम अंतिम हथियार नहीं मान सकते, या उसी के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है ऐसा भी नहीं मान सकते। राज्य शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि मानवीय चेतना का परिणाम है। गिलक्राइस्ट ने कहा है, राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम हैं, और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्य को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। तो इस तरह से जो शक्ति सिद्धांत है उसकी आलोचनाएं भी बहुत है, लेकिन इसके बावजूद भी शक्ति राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और काफ़ी हद तक इस राज्य के विकास और संचालन में शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अगली क्लास में अगला सिद्धांत देखेंगे।